एक बार एक बहुत अमीर घर की लड़की का रिश्ता एक लड़के के पास जाता है। वो लड़का उस अमीर लड़की के फोटोग्राफ्स को देखकर खुश तो होता है, लेकिन उसी फोटोग्राफ्स को लेकर वो एक स्टूडियो में जाता है जहां पर फोटो बनते हैं। साथ ही वो जाता है अखबार के दफ्तर में और अखबार के दफ्तर में जाकर संपादक से बोलता है कि साहब, आपके पास जो फोटो की सीरीज है, कहीं ये फोटो उससे मैच तो नहीं करता है? आप प्लीज देख के बता दीजिए कि अगर ये उससे मैच करता है तो मैं इस रिश्ते को ठुकरा दूंगा। ये कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि 8 साल से लगातार ऐसे ही उसी स्टूडियो में, उसी अखबार के दफ्तर में कोई ना कोई लड़का जाता था और एक फोटोग्राफ्स को लेकर ये देखने के लिए कि ये फोटोग्राफ्स कहीं उन फोटोग्राफ्स से मैच तो नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स थे, लगभग 200 लड़कियों के फोटोग्राफ्स जो कि बिल्कुल न्यूड थे, उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ऐसी लड़कियों के फोटोग्राफ्स पूरे शहर में जब लगातार वायरल होते हैं, लगातार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति पर, क्योंकि लोग फिर फोटो से फोटो बनाने लगे थे और उन्हीं फोटो के आधार पर एक दो नहीं, न जाने कितने लोगों ने कितनी ही लड़कियों से गंदा काम किया था। और वो लड़कियां कोई आम लड़कियां नहीं थी, वो लड़कियां थी उस शहर के सबसे टॉप मोस्ट स्कूल की लड़कियां। वो लड़कियां उस शहर के टॉप मोस्ट IAS IPS और बिजनेसमैन नेतागण लोगों की लड़कियां थी, जिनके साथ एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार गलत काम हुआ था, कितनी बार गंदा काम हुआ था। यदि इस केस को हम देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल के नाम से बुलाएं तो शायद कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस केस ने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया था। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने भी ये गलत काम किया, गंदा काम किया, उन्हें कानून को अपनी कठपुतली बना दिया और अपने इशारों पर आज तक नचा रहे हैं। ये केस कभी सुनते हैं खत्म हो चुका है, तो कभी पता चलता है कि ये केस आज भी कोर्ट में विचाराधीन है। कुछ लोग देश छोड़कर भाग गए हैं, तो कुछ लोग आज भी कहीं ना कहीं देश में छुपे हुए हैं। तो ये केस वाकई में बहुत ही भयानक है, आपको परेशान कर सकता है, आपके रोंगटे खड़े कर सकता है, आपको रुला भी सकता है। 21 अप्रैल 1992 को राजस्थान के अजमेर में हर रोज जैसा माहौल था, लेकिन उस दिन जो हुआ उसके लिए कोई तैयार नहीं था। दरअसल एक स्थानीय अखबार में अजमेर में चल रहे एक सेक्स स्कैंडल का खुलासा किया गया। हालांकि लोगों ने इस खबर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसके कुछ दिनों बाद ही 15 मई को फिर से ये खबर प्रकाशित होती है, जिसमें इन लड़कियों की धुंधली तस्वीरें भी छापी गई थी। लड़कियों की इन तस्वीरों में कुछ लोग उनके साथ आपत्तिजनक हालात में नजर आ रहे थे। 2 दिनों तक लगातार ये तस्वीरें दैनिक नवज्योति अखबार में प्रकाशित हुई और इस खबर ने अजमेर में तूफान सा ला दिया था। तो कौन थी वो लड़कियां, क्या हुआ था उन लड़कियों के साथ, जानने के लिए जुड़े रहें कहानी के अंत तक। राजस्थान के अजमेर में एक प्रसिद्ध स्कूल है सोफिया गर्ल्स स्कूल, और उस स्कूल के अंदर 92 के अंदर हॉस्टल भी हुआ करता था। लोकल लड़कियां तो वहां पर पढ़ाई करती थी, बल्कि आसपास के शहरों की लड़कियां वहां पर अजमेर आकर हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी। 1990 के समय ना तो कोई फोन था और ना ही कोई मनोरंजन करने का साधन था, तो स्कूल की लड़कियों को जब फ्री टाइम मिलता था तो वो घूमने निकल जाती थी। इसी बीच एक लड़की की जान पहचान चिश्ती परिवार से हो जाती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चिश्ती परिवार के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये वही चिश्ती परिवार है जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र अजमेर शरीफ दरगाह के केयर टेकर यानी कि खादिम और शहर के सबसे रईस और ताकतवर खानदानों में से एक थे। धार्मिक कार्यों की वजह से तो लोग उन्हें जानते ही थे, लेकिन चिश्ती परिवार की फारूक चिश्ती ने राजनीति में जाने का फैसला किया। फारूक चिश्ती अजमेर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो नफीस चिश्ती उपाध्यक्ष था और अनवर चिश्ती सचिव बना। हालांकि ये कोई बड़े पद तो नहीं थे, पर चिश्ती परिवार का राजनीति में बहुत ही दबदबा था। वहाँ पैसा, सामाजिक प्रभाव और सियासी ताकत सब कुछ था उनके पास। महंगी गाड़ियों में घूमना, अच्छी जगह खाना और साथ में 8-10 जी हुजूरी करने वाले लड़कों को साथ रखना। पूरे शहर में बस वो यही किया करते थे। अजमेर शहर में सिर्फ उनके नाम से ही सारे काम हो जाया करते थे। ऐसे में वहाँ रह रहे लड़कियों के बीच भी ये काफी चर्चित थे और उनसे जान पहचान होना ही बहुत बड़ी बात थी। और एक दिन ऐसे ही एक काम के सिलसिले से सोफिया स्कूल की एक लड़की की दोस्ती फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती से हो जाती है। एक दिन स्कूल छूटने के बाद जब वो लड़की अपने घर पर वापस जा रही थी, तब अचानक से एक गाड़ी आकर रुकती है। लड़की ने देखा तो वो गाड़ी फारूक चिश्ती की है, और जब गाड़ी खुली तो उसने फारूक और नफीस के जानने वाले लड़के थे। वो लड़के उन लड़कियों को जानते थे और वो लड़की उन लड़कों को जानती थी, क्योंकि वो फारूक के साथ घुमा करते थे। उन्होंने उस लड़की को कहा कि फारूक ने उसे रेस्टोरेंट में बुलाया है। लड़की को लगा कि हमेशा की तरह वो लोग जैसे मिलते हैं वैसे ही मिलने के लिए बुलाया होगा, और वो गाड़ी में बैठ जाती है।
गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, लड़की को समझ आ गया था कि वो उसे कहीं और लेके जा रहे हैं। उसने पूछा भी, लेकिन उन्होंने ये बोला कि वो लोग फारूक के फार्म हाउस जा रहे हैं। फार्म हाउस पहुंचकर उस लड़की ने देखा कि फारूक, नफीस और अनवर चिश्ती वहीं पर ही थे। लड़की को समझ आ रहा था कि कुछ तो गलत है। ऐसे फार्म हाउस पर फारूक का बुलाना उसे पहले भी डरा चुका था, और इसके बाद जो होने वाला था उसे सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। फारूक ने लड़की को ज़बरदस्ती पकड़ा और कमरे में लेकर चला गया। वहाँ कमरे में फारूक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। वो लड़की तो बस स्कूल में पढ़ती थी, उसे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फारूक वहीं नहीं रुका, उसने नफीस और अनवर को भी बुलाया और उन्होंने भी उस लड़की का बलात्कार किया। लेकिन उनकी ये घिनौनी हरकत से सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने उसकी आपत्तिजनक फ़ोटो खींची और फिर लड़की को वहीं छोड़ आए जहाँ से उसे लेकर आए थे। उस लड़की को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो लड़की तो तुरंत अपने घर चली जाती है और ये फैसला लेती है कि वो इसके बाद किसी को भी नहीं बताएगी और ना ही कभी फारूक के किसी भी जानने वाले से मिले। कुछ दिन बीतते हैं, उस लड़की के किसी से भी बात नहीं होती है। और फिर एक दिन फारूक ने फिर से अपने चेले भेजे उस लड़की को बुलाने के लिए। उस लड़की ने उन लड़कों से बात करने से मना कर दिया, लेकिन आगे जो हुआ उससे उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन लड़कों ने उस लड़की की एक ऐसी फोटो दिखाई जो कि फारूक और नफीस ने उस दिन फार्म हाउस पर खींची थी। वो उस लड़की की न्यूड पिक्चर थी और लड़कों ने फारूक के कहने पर उस लड़की को ब्लैकमेल किया कि अगर वो फार्म हाउस नहीं गई तो ये फ़ोटो सबके पास पहुंचा देंगे, और अगर तुम चलती हो तो ये फ़ोटो तुम्हें हमेशा के लिए वापस कर देंगे। लड़की इस बात पर मान जाती है। उस लड़की के साथ ये 2-3 तक चलता रहा और फिर फारूक और नफीस ने उस लड़की को बोला कि अब वो अपनी किसी और दोस्त को फार्म हाउस पर लेकर आए, और अगर वो ये नहीं करती है तो उसकी तस्वीरें पूरे अजमेर में फैला दी जाएंगी। ये सुनते ही वो लड़की उन दोनों के पैरों में पड़ जाती है और भीख मांगती है, लेकिन वो दोनों उसकी एक ना सुनते हैं। वो लड़की वापस आ जाती है। पूरी रात वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो तो इस जाल में फंस चुकी थी, लेकिन अब वो किसी और को इस जाल में फंसाना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। और दूसरे दिन वो अपनी दूसरी दोस्त को फारूक के पास लेकर चली जाती है। और फिर क्या था, उसके साथ भी वही सब हुआ जो कि पहली लड़की के साथ हुआ था। पहले इन लोगों ने मिलकर उसके साथ दरिंदगी की और फिर उसकी आपत्तिजनक पिक्चरें ली, और फिर उसको भी वही बोला गया कि वो दूसरी लड़की को लेकर आए, वरना उसकी सारी फ़ोटो पूरे अजमेर में बांट दी जाएंगी। बस इसी तरह से एक ऐसा गंदा खेल शुरू हुआ जो कि शुरू तो एक लड़की से हुआ था, लेकिन इसका शिकार 300 से भी ज़्यादा लड़कियां हुई थी। पहले तो इसमें सिर्फ फारूक, नफीस और अनवर ही मिले हुए थे, लेकिन इनको देखकर इनके नीचे काम करने वाले लोगों ने भी इन लड़कियों का ऐसे ही फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। आपत्तिजनक तस्वीरें लेने के बाद सभी लड़कियों पर यह दबाव बनाया गया कि अपने दोस्त या रिश्तेदार को लेकर आएं, वरना ये सारी फ़ोटोज़ पूरे शहर में, पूरे समाज में फैला दी जाएंगी। और बेचारी मजबूर लड़कियां क्या करती, उन्होंने वही किया जो इन दरिंदों ने उन्हें करने के लिए बोला। आप सोच रहे होंगे कि इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उन बेचारी लड़कियों की मजबूरियों का यहीं अंत नहीं हुआ। उस ज़माने में डिजिटल कैमरा तो नहीं होते थे, तो ये लोग रील वाले कैमरे से लड़कियों की फ़ोटो लेकर नेगेटिव से फ़ोटो बनाने को कलर लैब में दिया करते थे, जिससे कि फ़ोटो निकाली जा सके। और उसी कलर लैब में पुरुषोत्तम नाम का एक कर्मचारी काम करता था, और उसे जब ये फ़ोटो मिली तो वो भी इसमें शामिल हो गया, और उसने भी एक और गंदा खेल शुरू कर दिया। उसने इन फ़ोटोज़ का एक्स्ट्रा कॉपीज़ बनाकर इन लड़कियों के पिक्चर्स को बेचना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते एक ही लड़की की हज़ारों में कॉपीज़ बनने लगी। इन तस्वीरों को खरीदने वाले लोग अब सीधे उन लड़कियों से संपर्क करते और उन्हें ब्लैकमेल करके या तो पैसे मांगते या फिर उनका शोषण करते। माली से लेकर ड्राइवर तक जब इन लड़कियों का फ़ायदा उठा रहे थे। कुछ लड़कियों ने इस जाल से परेशान होकर और हिम्मत दिखाकर पुलिस में कंप्लेंट लिखी, लेकिन फारूक और नफीस के विरुद्ध जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। उनकी राजनीतिक पहुंच बहुत ऊंची थी, और इसी वजह से बिना डरे उनसे जुड़ा हर एक इंसान खुलेआम लड़कियों से ज़बरदस्ती करता जा रहा था। और प्रशासन के कुछ ना करने की वजह से इन लोगों की हिम्मत और भी बढ़ गई थी। हालत तो ये हो गई थी कि एक ही दिन में एक ही लड़की के साथ कई लोग दरिंदगी करते थे।
अगर पुलिस ने कोई एक्शन ले लिया होता तो शायद उसी समय इसे रोका जा सकता था, लेकिन जब पुलिस ने भी साथ नहीं दिया तब इस जाल में फंसी लड़कियों ने आत्महत्या करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि रोज रोज मरने से अच्छा है खुद को ही खत्म कर लिया जाए, और उन्होंने यही किया। इसी बीच कलर लैब में काम करने वाला पुरुषोत्तम अपने पड़ोसी देवेंद्र जैन को उन लड़कियों की पिक्चर्स दिखाता है। देवेंद्र देखकर उन पिक्चर्स को हैरान हो जाता है। ज़्यादातर वो लड़कियां इसी शहर की थी। फिर उसे समझ में ये देर नहीं लगती कि ये खेल बहुत बड़ा है। उसमें हिम्मत दिखाई और इन तस्वीरों को दैनिक नवज्योति अखबार में भेजा, और दूसरे ही दिन दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर ने खबर छपी। इसमें फंसी हुई लड़कियों के साथ युवक सामूहिक बलात्कार कर रहे थे। इस खबर से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर ने हार नहीं मानी और फिर दोबारा इस खबर को प्रकाशित किया, लेकिन इस बार उस पिक्चर्स के साथ। इस पिक्चर में फारूक चिश्ती और अनवर चिश्ती एक लड़की के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थे। न्यूज़पेपर ने लड़की का चेहरा धुंधला कर दिया था। और फिर क्या था, बस सुबह अखबार जब हर घर पहुंचा तो पूरे अजमेर में हाहाकार मच गया। पुलिस हो या राजनेता, सभी हिल गए थे। लोग रोड पर उतर आए थे, लेकिन अभी भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। नवज्योति अखबार के संपादक दीनबंधु चौधरी ने अपने स्तर पर दर्जनों सबूत इकट्ठा कर लिए थे। इसके बाद उन्होंने शहर के कई बड़े अफसरों से मुलाकात की और उन्हें इस ब्लैकमेलिंग सेक्स स्कैंडल के बारे में बताया, लेकिन कोई भी चिश्ती परिवार और उनके चेलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ज़्यादातर अधिकारियों ने ये कहकर इस मामले को दबाने की कोशिश की कि स्कैंडल की शिकायत ज़्यादातर हिंदू लड़कियां थी और चिश्ती परिवार मुसलमान है, तो अगर इस केस का खुलासा होता है तो शहर में दंगे हो जाएंगे। आप जानते होंगे कि 1992 का दौर बहुत ही नाजुक था, क्योंकि इस समय बाबरी मस्जिद विवाद चल रहा था और धार्मिक तनाव भी काफ़ी बढ़ा हुआ था। उम्मीद तो यही थी कि इस खबर के छपने के बाद पुलिस मजबूरी में कोई एक्शन जरूर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पुलिस ने अखबार में छपने वाली खबरों को झूठा बोलना शुरू कर दिया था। पर अब अजमेर के लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आए थे। शहर में दंगे भड़कने लगे थे और हालत इतनी खराब हो गई थी कि पहली बार शहर को बंद करना पड़ा था। अब पुलिस के सामने कार्रवाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शुरुआत में तो 17 लड़कियों ने अपने बयान दर्ज करवाए, लेकिन बाद में ज्यादातर दबाव के चलते गवाही देने से मुकर गई। अब पुलिस ने तो ये बोलकर हाथ खड़े कर दिए कि जब कोई FIR ही नहीं होगा तो केस किस बात का। नवज्योति के साथ साथ उस समय स्थानीय अखबार लहरों की बरखा के पत्रकार मदन सिंह ने भी अपने अखबार में रोज लड़कियों की ऐसी तस्वीरें छापना शुरू कर दी और ऐसे ही खुलासे करने शुरू कर दिए। उनको जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी, लेकिन फिर भी वो ना रुके। इसके लिए उन पर एक जानलेवा हमला हुआ। इसके कुछ ही दिनों बाद मदन सिंह को अस्पताल में घुसकर पुलिस वालों के सामने मार डाला गया। इस केस को हर तरह से दबाने की कोशिश की गई। ये स्कैंडल जिला अदालत से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट और पोस्को कोर्ट के बीच घूमता रहा, लेकिन फिर कई NGO सामने आए और उनकी मदद से लड़कियों ने केस फाइल किया। लेकिन जब पहली FIR फाइल हुई तब उसमें फारूक चिश्ती का नाम नहीं था। लेकिन फिर सितंबर 1992 में 18 अपराधियों पर अदालत में आरोप लगाए गए। इसी बीच कलर लैब के कर्मचारी पुरुषोत्तम ने भी सजा के डर से आत्महत्या कर ली। 1998 में अजमेर के कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 2001 में उनमें से 4 को बरी कर दिया और 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 4 दोषियों को सजा को घटाकर 10 साल कर दी। 2007 में अजमेर के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को दोषी ठहराया, जिसने खुद को दिमागी तौर पर पागल घोषित करवा लिया। अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल गई। वहीं ऐसे कई थे जिन्हें पकड़ा भी नहीं जा सका। इस केस में सब कुछ सामने था, सारे सबूत थे, लड़कियों की फ़ोटो भी थी, लेकिन धीरे धीरे करके सब छूट गए। उन लड़कियों को उनके दर्द से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही क्राइम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।